हेलो फ्रेंड्स। हाँ, तो हम बात कर रहे थे वर्ल्ड हिस्ट्री की। वर्ल्ड हिस्ट्री में नेक्स्ट हमारा टॉपिक है रीफॉर्मेशन इन यूरोप। देखो, ये चीज हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, रेनेसेंस वाला जो टॉपिक था हमारा। ठीक है, ये हम आरएएस मेंस में हिस्ट्री वाला जो पॉइंट है उसमें वर्ल्ड हिस्ट्री का जो पोर्शन है उसमें सेकंड टॉपिक है। देखो, रेनेसा की बात करें तो हमने ये बात अच्छे से कर ली थी। यूरोपियन सोसाइटी में हर चीज में किसकी पकड़ थी? रिलीजन। और रिलीजन को कंटिन्यू करने वाला जो इंस्टीट्यूशन था वो क्या था? चर्च। और चर्च में भी मेजरली कैथोलिक चर्च। ठीक है, तो इनकी पकड़ ऐसी थी कि ये अपने मन में आए ना वैसे इन्होंने काम करवाया सोसाइटी में लोगों से। क्यों? क्योंकि एक तो वही मेडिवल पीरियड की बात करें जिस टाइम पर, जिसको डार्क एज बोला गया था, तो उस टाइम पर जो भी सिस्टम चल रहे थे वो कंटिन्यू थे। ठीक है, जिनमें लोगों से डरा धमका करके उनसे मनमानी करवाना। ठीक है, और हर बात में ये कहना कि भाई गॉड ने ये बात कही है, ये बात आपको माननी पड़ेगी। तो उन चीजों से क्या होने लग गया था कि जो मॉरल वैल्यूज पे जो कमांड थी इनकी, वो डिक्लाइन कर गए थे। ये कुल मिलाकर के चर्च पे जो विश्वास था वो उठने लग गया। ठीक है, और वो चर्च में जो विश्वास उठा उसका रिजल्ट ये रहा कि चर्च में चेंजेज आए। और वो जो चेंजेस हैं उन्हीं को हम रिफॉर्म्स बोलते हैं। और वो रिफॉर्मेशन रिलीजियस आइडियाज में आए यूरोप में। ठीक है, तो रिफॉर्मेशन में हम यही चीज मेन फोकस में रखेंगे कि रिलीजन, रिलीजियस वैल्यूज और साथ में चर्च की जो अथॉरिटी थी उसमें क्या क्या चेंजेस हमें देखने को मिले। देखो, चर्च में जैसे टैक्स लगाने तक का भी काम किया जाता था। लोगों को बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट करना, मन में आए जैसे लोगों के ऊपर कानून थोप देना, वो सारी चीजें कॉमन हो चुकी थी। और उसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट कौन होते थे? जो बिशप हुआ करते थे, जिनको हम बोलते हैं पोप। ठीक है, उनका अपना रूल अच्छा ही चलता था क्योंकि उन्होंने अपने आप को हेड ऑफ द सुप्रीम रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर दिया। और सुप्रीम रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन क्या थी? चर्च। अब चर्च से ही सारे काम होते थे। तो ऐसे में आप देखो कि क्रिश्चियन वर्ल्ड में जो पकड़ चर्च की थी, चर्च में जो लीडर्स थे, बिशप या फिर जो इनको हम पोप बोल रहे हैं, उनको कोई काउंटर ही नहीं कर पा रहा था। ठीक है, इवन आप देखो कि कुछ स्पेशल प्रीस्ट जो एकदम टॉप लेवल के पोप हुआ करते थे, कार्डिनल्स, वो सुप्रीम लॉ मेकर्स होते थे। तो कुल मिलाकर के आप देखो कि रिलीजन का इंटरफेरेंस स्टेट में बहुत था, रिलीजन का पूरा इंटरफेरेंस लोगों को रूल करने में था। तो ये चीजें ऑब्जेक्शन होने लग गई थी कि बोला हर चीज में धर्म। और दूसरा हमने रेनेसा में देख लिया, क्या पॉइंट आ रहे थे कि वो लोग लॉजिक्स पे, रीजन्स पे, इन पे सवाल उठाने लग गए थे कि भाई आप ये जो बोल रहे हो ये काम हम कर लेंगे, पर इसके पीछे का लॉजिक क्या है? क्या साइंटिफिक आपके पास में एविडेंसेस हैं जिसकी वजह से हमें ये करना चाहिए? तो वो जो क्वेश्चन करने की आदत थी ना, वो यहां पर रिलीजन पे भी आप क्वेश्चन करने लग गई। अभी तक तो हमने क्या देखा था? आर्ट, आर्किटेक्चर, साइंस, लिटरेचर, इन सारी चीजों में रिफॉर्म्स देखे थे, इन सारी चीजों में चेंजेस देखे थे। अब हमारा कंटेक्स्ट है वो है रिलीजन में। ठीक है, तो जो चर्च था वो बहुत ही ज्यादा डिसाइसिव रोल प्ले करता था। पर्सनल मुद्दा हो या फिर सोशल मुद्दा हो, हर मुद्दे में चर्च का अड़ंगा तो कुछ ना कुछ टांग लगाने की तो चर्च की सुपीरियोरिटी के तौर पे देखने को मिल रहा था। और इसका असर फिर लोगों के बहुत सारे और चीजों पर देखने को मिला, जैसे सोशियो पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स पर भी सीधा असर। जैसे समाज में क्या काम होगा, क्या नहीं होगा, वो चीज भी अब चर्चे डिसाइड करता था। पॉलिटिकल की बात करें तो राजा को क्या काम करना चाहिए, राजा क्या काम नहीं करेगा तो उसकी अथॉरिटी है वो कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी। और राजा, किंग जो है वो गॉड का रिप्रेजेंटेटिव है, और गॉड के मैसेजेस कौन डिलीवर करवाता है किंग को? चर्च में जो प्रीस्ट बैठे हैं वो। तो कुल मिला के बात क्या आ रही है कि किंग वो काम करेगा जो चर्च उसको गाइड करेगा। तो ऐसे में पॉलिटिकल लाइफ पे भी इंपैक्ट आया कि नहीं? इस तरीके से चर्च ने अपनी पूरी पकड़ बढ़िया तरीके से सेटल कर ली। पर वही चीज है, टाइम बीतता है, रेनेसेंस का पीरियड होता है, ठीक है, प्रिंट मीडिया आती है, ठीक है, बुक्स का प्रिंट होना, ये सारा शुरू हो गया था। तो धीरे धीरे चर्च पर अब सवाल उठने लग गए। और इसी का रिजल्ट था कि चर्च ने अपनी ग्लोरी को भी लूज कर दिया, अपनी जो पकड़ थी ना चर्च की वो खत्म होने लग गई। ठीक है, इसके अलावा लोगों के मनों में जो राष्ट्र की भावना थी अब वो ज्यादा आने लग गई, बजाय कि चर्च के लिए अपनी जो ओबीडियंस थी वो। भाई सीधी सी बात है,
कि अब रिफॉर्म्स में आप क्या करोगे, नेशनलिज्म का आइडिया आएगा। यहां पर आप लोकल लैंग्वेजेस में आप अपनी रिलीजियस टेक्स्ट्स हैं उनको आप ट्रांसफर कन्वर्ट करोगे, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक वो मैसेज डिलीवर हो सके। और जब लोकल लोगों को पता पड़ता है कि भाई बाइबल में तो कुछ और लिखा हुआ है और चर्च वाले हमसे कुछ और करवा रहे हैं, इवन हमारा एक्सप्लॉइटेशन और कर रहे हैं, तो वो चर्च की अथॉरिटी को चैलेंज करेंगे कि नहीं? ऑब्वियस सी बात है, वो डेफिनेटली करेंगे। और एग्जैक्टली यही कुछ देखने को मिला। वैसे देखा जाए तो रिफॉर्मेशन का मूवमेंट कंसिडर किया जाता है 1570 के बाद से, पर ऐसी बात नहीं है कि इसके पहले कभी कोशिश नहीं की गई थी रिफॉर्म्स लाने के लिए। देखो, एक तो काउंसिल मूवमेंट आया था, ठीक है, पीसा में 1409 में। इसके अलावा कॉन्स्टेंटेंस मूवमेंट आया 1414 से 1480 तक। इसके अलावा बेंसल में भी एक मूवमेंट लाया गया, ये काउंसिल मूवमेंट ही था। इसका मतलब क्या था कि कुछ जो इंडिविजुअल्स थे जिनको यूं लगता था कि चर्च के सिस्टम में चेंजेस आने चाहिए, चर्च में बहुत ज्यादा करप्ट लोग बैठते हैं, इनको हटाना चाहिए, तो उन्होंने प्रेशर बनाना शुरू किया था। तो ये 3 ऐसे इंसिडेंट्स थे, ऐसे पॉइंट्स थे जहां पर ये काउंसिल्स इकट्ठी हुई, लोग इकट्ठे हुए, पर उसका कोई आउटकम इतना अच्छा मिला नहीं। कैथोलिक चर्चेस अपनी सुपीरियरिटी को कंटिन्यू बनाने में सक्सेसफुल रहे, पर वही चीज थी, टाइम बीतता गया, अवेयरनेस और फैली, अल्टीमेटली बहुत ज्यादा दबाव बनने लग गया। जैसे आप देख सकते हो, नेदरलैंड्स में एरेस्मस, जॉन रिटचिलिन जर्मनी में, जॉन कॉलेट या थॉमस मूर दोनों इंग्लैंड के थे। इन्होंने रिफॉर्मेशन के लिए एक नया रास्ता डाला कि सही में एक इफेक्टिव और एथिकल मैनर में कैसे आप एक सिस्टम को चलाओ जहां पर रिलीजन को ब्लाइंडली फॉलो ना करवाया जाए। जहां पर कोई भी काम हो तो वहां पर रिलीजन अपने अड़ंगे ना लगाए, वहां पर रैशनैलिटी को फॉलो किया जाए। तो उस चीज के ऊपर फोकस ज्यादा होने लग गया और उसी को बोला गया क्या? रिफॉर्मेशन। अब देखो मतलब क्या है, पर्पज क्या है और क्या इसकी स्कोप है, दैट मींस कहां कहां पर रिफॉर्मेशन का इंपैक्ट हमें देखने को मिला। तो वार्नर एंड मार्टिन 2 स्कॉलर हुए, उनके हिसाब से अगर हम देखें तो रिफॉर्मेशन का मतलब था मोरल रिवोल्ट, एक ऐसी क्रांति जिसमें लोगों की एथिक्स को ही चेंज कर दिया बिल्कुल। इसके अलावा इन्होंने अपनी तरफ से जो आइडिया दिया उसमें यह बोला कि एक तरीके का एथिक्स में चेंजेस लाने का एक सही दिशा में कदम था, जिसने पेपल ग्रूसनेस एंड करप्शन इन दोनों को खत्म करने की बात की। अब पेपल एरिया कौन सा था? देखो, रोम मेन, आज भी आपको पता है कि रोम, वेटिकन सिटी, आज भी यहां पर पॉप्स का अच्छा खासा पकड़ रहता है। तो रोम वहां पर उस टाइम पे कैथोलिक सेंटर हुआ करता था कैथोलिक चर्चेस के लिए। तो रोम के आसपास के जितनी भी एरियाज थे ना, उनको पेपल बोल दिया जाता था। और वहां पर उन चर्चेस का सीधा इंपैक्ट था, जो कैथोलिक चर्चेस थे उनका सीधा इंपैक्ट वहां पर था। तो वहां के लोग बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना कर रहे थे, और वो चर्चेस में बैठे हुए जो पादरी थे, पोप्स थे, उन्होंने अपने मन में आए ना जैसी एक्टिविटीज की। यहां पर देख सकते हो, ये देखो पेपल स्टेट, रोम के आसपास के एडजॉइनिंग स्टेट्स जहां पर दूसरे रूलर्स थे, अब वो भी डर डर के, अब किंग थे वो भी डर डर के रहते थे कि नहीं यार, हमें गॉड से अगर हमें कोई गलत मैसेज आ जाएगा तो फिर हम कैसे काम करेंगे, और गॉड को सीधा कम्युनिकेट किंग कर नहीं सकता था। तो इस चीज का फायदा उठाया किसने? पोप्स ने, इन बिशप्स ने। क्या कहा कि जी गॉड ने ये बात कही है, आपको ये चीज करनी चाहिए, आप ये करो, आप वो करो। मतलब हर तरीके की लग्जरी की जिंदगी जीनी शुरू कर दी थी ये जो पॉप हुआ करते थे इन्होंने। तो इनके खिलाफ में ये एक मूवमेंट था। इसके अलावा हेज के हिसाब से अगर देखें तो हेज ने क्या बोला कि बोला 16th सेंचुरी की शुरुआत में ज्यादातर जो क्रिश्चियंस थे उन्होंने सही तरीके से कैथोलिक चर्चेस की बिहेवियर को, नेचर को अंडरस्टैंड किया और अल्टीमेटली प्रेशर बनाया कि सही में हमें रिफॉर्म्स लाने की जरूरत है रिलीजियस इंस्टीट्यूशन में। और ये जो रिफॉर्म्स थे, चेंजेस थे, इन्हीं को रिफॉर्मेशन मूवमेंट के तौर पे हम ऑब्जर्व करते हैं। तो थोड़ा सा इसके बारे में आप जरूर ध्यान रखोगे। अब देखो, रिफॉर्मेशन वर्ड आता है ना, इसके 2 इंपॉर्टेंट मतलब होते हैं। दो फेजेस में रिफॉर्मेशन हुआ। पहला तो ये था पोस्ट रेनेसा पीरियड। इसका मतलब कि पुनर्जागरण हो गया, लोग जग चुके थे, साइंटिफिक अप्रोच पे जाने लग गए थे, रैशनैलिटी को समझने लग गए थे, ह्यूमनिज्म के आइडियाज को प्रमोशन मिली थी। तो उसमें क्या था कि ज्यादातर लोगों ने
जो एग्जिस्टिंग सिस्टम था उसको चैलेंज करना शुरू कर दिया, उसके खिलाफ में प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया कि आप क्रिश्चियनिटी का नाम लेकर के, गॉड का नाम लेकर के और हमारे ऊपर एट्रोसिटीज करते हो, इस अत्याचार को आप करो बंद। तो ये हो गए प्रोटेस्टेंट रेवोल्यूशन। प्रोटेस्ट करने वाले ही प्रोटेस्टेंट किसके खिलाफ में? कैथोलिक चर्चेस के खिलाफ में जो प्रोटेस्ट करने वाले थे। तो ऐसे में क्रिश्चियनिटी को दो पार्ट्स में डिवाइड होना पड़ा। ये था फर्स्ट फेज, एक तो थे कैथोलिक्स और दूसरे हो गए प्रोटेस्टेंट। तो पहला रिफॉर्म का जो फेज था वो क्लियर है। इसके आगे अगर देखें तो नेक्स्ट जो आ जाता है दैट इज, वन सेकेंड, नेक्स्ट आ जाता है कि रिफॉर्मेशन में सेकंड जो इंपॉर्टेंट इवेंट हुआ था दैट वाज नेशनल चर्चेस बनने लग गए थे। अभी तक तो क्या थे कि जो कैथोलिक चर्चेस थे उन्हीं की अलग अलग ब्रांचेस थी, या फिर यूरोप में जितने भी चर्च थे उन सब का एसोसिएशन किससे रहता था? मेन कैथोलिक चर्च जो कि रोम से ऑपरेट करता था, रोमन कैथोलिक चर्च से। पर अब क्या हो गया? जब रिवोल्ट ही हो गया, जब चर्च की अथॉरिटी को ही चैलेंज कर दिया गया, तो अब हर एक नेशन ने अपने खुद के चर्च स्टैब्लिश कर दिए। अब नेशन का आइडिया क्या था इसके बारे में थोड़ा मैं बता दूं। वैसे नॉर्मल टर्म्स में देखा जाए ना तो नेशन का मतलब होता है एक ज्योग्राफिकल एरिया, वहां पर रहने वाले लोकल पीपल, वहां का फिर खुद का एक पॉलिटिकल सिस्टम, वो मिलकर के एक नेशन बनता है जिनकी खुद की कल्चर है, खुद की लैंग्वेज है। तो ऐसे करके अलग अलग नेशन ने अपना अपना नेशनल चर्च बनवाना शुरू कर दिया और उनका कोई लेन देन नहीं था रोमन कैथोलिक चर्च से। तो देखी जाए तो चर्च की अथॉरिटी भी डिक्लाइन हुई कि नहीं, चर्च में भी सेपरेशन आया कि नहीं। तो ये दो इंपॉर्टेंट फेजेस थे। नंबर वन, क्रिश्चियनिटी में डिवीजन, कैथोलिक्स एंड प्रोटेस्टेंट्स। नंबर टू, चर्च की अथॉरिटी को सीधा साइड में कर दिया। कैथोलिक चर्च जो थे वो तो रह गए जहां रहना था, और अब नेशनल लेवल पे सेपरेट चर्चेस बनने शुरू हो गए, जिनको हमने बोला सेपरेट नेशनल चर्चेस, जिनका कैथोलिक चर्च से कोई लेना देना नहीं था। तो सीधा कैथोलिक चर्चेस को चैलेंज कर दिया इसने। तो ये दो इंपॉर्टेंट चीजें थी। अब आप देख लो ये सारी चीजें किसका रिजल्ट था? मेडिएवल पीरियड में जिस तरीके से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। दूसरा, जिस तरीके से कल्चरल रेनेसा आ चुका था, लोगों ने अपनी कल्चर को, अपनी खुद की आइडियोलॉजीज को समझना शुरू कर दिया कि सही तरीके से कैसे जिंदगी जी जाती है। ह्यूमनिज्म जब सेंटर में आ गया, धर्म की बजाय अब साइंस पे ज्यादा, फेथ की बजाय अब लॉजिक्स पे जाने लग गए थे। ठीक है, तो ऐसे में ये रिफॉर्मेटिव मूवमेंट जो था, इसका मेन काम क्या था कि जो राष्ट्रों में रहने वाले जो लोग थे उनके जीने का तरीका बदला जाए। तो इससे देखो सोशियो पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल और इंटेलेक्चुअल एस्पेक्ट, हर एस्पेक्ट पर रिफॉर्मेशन का चेंज इंपैक्ट मिलेगा। और उसी इंपैक्ट की वजह से यूरोप में एक नई, एक कहते हैं ना कि नई शुरुआत होती है रेनेसा के साथ साथ में। या रेनेसा जब कंसिडर किया जाता है तो रेनेसा पहले आया फिर रिफॉर्मेशन आया, क्योंकि रेनेसा ने जो साइंटिफिक अप्रोच डेवलप की, ह्यूमन को बिल्कुल सेंटर में ला दिया ना, तब से ये सारी चीजें और ज्यादा मुखर होकर के आई। अब देखो यहां पर ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि रिफॉर्मेशन मूवमेंट जो था ना, इसके दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, दो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं। नंबर वन, कि जो आप कह सकते हो कि एक तरीके से मोरालिटी, स्पिरिचुअल लाइफ जो थी क्रिश्चियंस की, उसको एलिवेट करना। इसका मतलब लोग क्या सोच करके जिंदगी जी रहे थे, क्या उनकी एथिक्स थी, क्या उनके विश्वास थे, उन सारी चीजों को ऊपर उठाना था। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है कि जो रोमन पोप्स को रिलीजियस और राइट्स और प्रिविलेजेस जो मिली हुई थी, क्योंकि वही भगवान के मतलब एक तरीके से दूत बन के बैठे हुए थे, तो उन्होंने मन में आए जो काम करवाए। तो ऐसे में उनके जो प्रिविलेजेस थे, उनको मिली हुई जो एक्सक्लूसिव राइट्स थे ना, उनको खत्म करने का टारगेट था कि बोले ये चीज नहीं होनी चाहिए। अब वो खत्म करने के दो तरीके थे, या तो सीधा उनको चैलेंज करके नया कोई ऑल्टरनेटिव निकाल दो, या फिर उनमें ही रिफॉर्म्स, उनमें ही चेंज ला दो। और यही दोनों काम हुए थे रिफॉर्मेशन के टाइम पे। इसका मतलब पहला तो चर्च में खुद में रिफॉर्म्स लाए गए जो कैथोलिक चर्चेस थे, और दूसरा क्या हुआ, अगर चेंजेस नहीं लाए गए तो ऑल्टरनेट तैयार कर दिया कि क्रिश्चियन जो कैथोलिक चर्चेज हैं उनके लिए दूसरे ऑप्शन भी हमारे पास में अवेलेबल हैं, आप अपने चर्च को संभालो, इस तरीके से। तो ऐसे में मॉरल एंड स्पिरिचुअल स्टैंडर्ड्स को अपलिफ्ट करना था जो भी क्रिश्चियंस थे। इसके अलावा
इसको अपने आप में आप देख सकते हो पॉलिटिकल बिहेवियर में भी देखने को मिलता है। कैसे? देखो, आज जो हम वेस्टर्न सेक्युलरिज्म के आइडिया की बात करते हैं, वेस्टर्न सेक्युलरिज्म, इसमें क्या होता है कि आप स्टेट और वहां पर रिलीजन को बिल्कुल सेपरेट करके ट्रीट किया जाता है। तो वो चीज भी यहीं से शुरू होती है। क्यों? क्योंकि पहले स्टेट की सारी एक्टिविटीज में चर्च का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा था। किंग कोई भी काम करता तो उसके पहले किससे जाके पूछता? चर्च से। पॉप उसको बताता कि भाई ये काम करना है, ये काम आपको नहीं करना है। तो ऐसी परिस्थितियों में क्या हो गया था, उनको बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट का मौका मिलता था चर्चेस को, और उसके चलते फिर मुश्किलें होती थी। अब देखो, जब किंग के ऊपर चर्च अपनी दादागिरी चलाएंगे स्टेट पे, और लोगों की प्राइवेट लाइफ पे भी, सोशल लाइफ पे भी, तो इसका मतलब तो राजा भी खुश नहीं होगा। कोई ना कोई तो राजा ऐसा आएगा जो कि चर्च की अथॉरिटी को चैलेंज करेगा कि भाई एक चीज बताओ कि आप जो बोल रहे हो वो काम मैं करूं, क्या गारंटी है कि मैं जो काम करूंगा उसमें सक्सेसफुल होऊंगा? पर वो बोलेंगे कि हाँ जी गॉड ने कहा है। और अगर वो सक्सेसफुल नहीं हुए और राजाओं पर भी फिर उन्होंने एट्रोसिटीज की, पॉप्स ने, तो उसके बाद में फिर सवाल उठने लग गए पॉलिटिकल सिस्टम में भी चेंजेस के लिए कि अब स्टेट को रिलीजन से सेपरेट कर देना चाहिए। ठीक है, अब देखो इसमें जो पुराने कस्टम्स थे उनको चेंज किया गया। अब पुराने कस्टम्स में क्या था? द सेल ऑफ इंटेलिजेंस। यहां पर देखो एक पोप आएगा, हम आगे नाम देखेंगे, उस बंदे ने तो पूरी लिमिट्स ही क्रॉस कर दी। एक पेपर रिलीज किया उसने, डॉक्यूमेंट, उसको बोला लेटर ऑफ इंटेलिजेंस। और क्या बोला उसमें कि बोले ये डॉक्यूमेंट जो भी खरीदेगा इस डॉक्यूमेंट पे अपने सिंस लिख देगा। सिन का मतलब अपने जो भी क्राइम किए हुए हैं वो क्राइम्स इसमें मेंशन कर देगा, और उसको जब वो जमा कराने आएगा तो उसको साथ में पैसे देने पड़ेंगे। तो ऐसे में उसके जो भी पाप हैं उसके हाथों से हुए उनको माफ करवा दिया जाएगा, गॉड से माफ, उसको गॉड जो है उसको माफ कर देगा। अब सोचो इतनी हद तक डार्कनेस थी। तो ये जो इंटेलिजेंस का जो आइडिया था इसको चैलेंज किया गया सीधा, और ये इमीडिएट कॉज था रिफॉर्मेशन के स्टार्टिंग का, जो हम आगे देखेंगे। इसके अलावा लोगों को बहुत ज्यादा परेशान करना, मतलब चर्च से एसोसिएटेड लोग तो क्या लग्जरी लाइफ जी रहे थे, और जो आम आदमी था उस पर बैक टू बैक टैक्सेस लगाए जाते थे, एट्रोसिटीज की जाती थी। तो चर्च ने क्या हर तरीके से अपनी व्यवस्था कर ली थी, मतलब धर्म से जोड़कर चीजों से डरा धमका करके लोगों को परेशान करना शुरू कर दिया था, और वो चीजें लगातार झेलते आ रहे थे। पर अब बात किसकी आ गई थी? साइंस की, लॉजिक्स की। तो ऐसे में अब एक ओपन विंडो कॉन्सेप्ट आ गया कि भाई अब तो कुछ ना कुछ नया करना होगा। रिलीजन जो है वो बहुत पुराना हो चुका है, और जो भी कमियां हैं रिलीजन में वो ठीक करनी होगी, नहीं तो फिर हम कभी प्रोग्रेस करेंगे ही नहीं। क्यों? क्योंकि जो रेनेसेंस था, पुनर्जागरण जो था, वो था ही किस चीज के लिए कि आप एक रिवाइवल लेना चाह रहे हो, आप प्रोग्रेस करना चाह रहे हो, साइंस, टेक्नोलॉजी, ट्रेड, ठीक है, प्रिंटिंग, ओके, आर्ट, लिटरेचर, आर्किटेक्चर, हर चीज में आप प्रोग्रेस करना चाह रहे थे। ठीक है, तो ये था स्कोप एंड मीनिंग ऑफ रिफॉर्मेशन। तो इसका मतलब आपको अच्छे से आना चाहिए, आप अच्छे से इसको समझाओगे। ठीक है, अगर मेंस में क्वेश्चन आता है तो। अब सवाल ये आता है कि क्या कारण थे कि इस तरीके का रिफॉर्मेशन मूवमेंट स्टार्ट हुआ। तो देखो बहुत सी चीजें तो हमने समरी में देख ली हैं, अब टू द पॉइंट बात करते हैं। देखो सबसे पहली चीज तो ये थी कि नेशनल डायनेस्टीज इमर्ज होकर आने लग गई थी। कैसे? जर्मन स्पीकर जो भी एरियाज थे वहां पर जर्मन्स ने रूल करना शुरू कर दिया, इटालियन स्पीकर लोग थे वहां पर इटालियन रूलर था, और दूसरे एरिया में इंग्लैंड में इंग्लिश या फिर वहां की जो लोकल लैंग्वेजेस थी उनको जो फॉलो करने वाले लोग थे उन लोगों ने अपने लोगों से कनेक्टिविटी बढ़ाई। तो ऐसे में लोगों से लिंक किंग का सीधा हो गया, और अल्टीमेटली नेशनलिस्ट डायनेस्टीज आ गई। वहां पर ऐसे वंश शुरू हो गए जो कि राष्ट्र के नाम पर काम करते थे, ना कि कैथोलिक चर्च की रेलेवेंस के नाम पर। तो पॉइंट सबसे पहला कौन था? नेशनलिस्ट डायनेस्टीज का आना। दूसरी चीज इन्फ्लुएंशियल बिजनेसेस का राइज होना। भाई सीधी सी बात है, लोगों के हाथ में पैसा आने लग गया, इंटरनेशनल ट्रेड एक्सपोजर मिलने लग गया, नई ज्योग्राफीज खुली। तो ऐसे में पता पड़ा कि दुनिया में भैया एनलाइटनमेंट बहुत सारा है, लोग बहुत कुछ आगे बढ़कर के काम कर रहे हैं। और ये जो इन्फ्लुएंस था ना, ये जो यहां पर हम देख रहे हैं एक्सटर्नल फैक्टर्स का, वो एशिया से था, जिसमें चाइना, मेनली इंडिया, चाइना, ये कंट्रीज थे
जहां पर लोग बहुत ज्यादा प्रोग्रेसिव काम कर रहे थे। ये हम उस टाइम की बात कर रहे हैं जब विजयनगर एम्पायर जैसी टॉप क्लास की एम्पायर्स हमारे यहां पे फ्लॉरिश हो रही थी। फिर वही बात है, हमें बहुत बुरे तरीके से क्रिटिसाइज किया जाता है, हमें नीचा दिखा करके हमारा शोषण किया जाता है। पर अब जाकर के जैसे अब हम देखते हैं तब थोड़ा सा यूं लग रहा है कि हां अब रिवाइवल की तरफ है। हमारा जो कल्चर है, इंडिया का जो कल्चर है, जिसको बहुत ज्यादा इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स में ले जाके डाल दिया गया था, राइट। इसके अलावा प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअलिज्म ने भी बहुत ज्यादा सपोर्ट किया था रिफॉर्मेशन मूवमेंट में। कैसे? हमने बात की थी रेनेसेंस में, क्या था उसमें कि ह्यूमनिज्म का आइडिया वहां पर आने लग गया था। अब ह्यूमनिज्म का मतलब क्या हो गया? सेंटर क्या आ गया था? हर एक प्रिंसिपल का, कोई भी चीज अगर डिसाइड की जा रही थी तो उसमें ह्यूमन को सेंटर में, कि ये काम करोगे तो ह्यूमन का बेनिफिट है, ये काम करोगे तो ह्यूमन के लिए नेगेटिव है। और अगर चर्च कुछ बोले कि हाँ जी ये काम करना चाहिए, तो जवाब दो कि एक इंडिविजुअल को क्या फायदा होगा, क्या नहीं, लॉजिक बताओ। अगर लॉजिक था चर्च के पास में, बातें मान ली, नहीं था, चर्च को डिस्कार्ड कर दिया। तो प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअलिज्म, और सबसे इंपॉर्टेंट फ्रीडम ऑफ थॉट, कि एक इंडिविजुअल सोचने की क्षमता आप डेवलप कर चुका था। दूसरी चीज, चर्च से जब एसोसिएशन उनकी घटी तो अब चर्च उनको एक प्रेशर में लाकर के गाइड नहीं कर सकता था। अब इंडिविजुअल अपने बिहाफ पर अपने हिसाब से सोचना शुरू कर चुका था कि भाई मुझे ये काम करना है कि नहीं। भाई बोल दिया कि व्रत करना है, ये फास्ट करना पड़ेगा, ये आपको डोनेट करना पड़ेगा। भाई डोनेट करने से मुझे क्या फायदा है? जब मैं ये सोचूंगा तो मैं अपने हिसाब से डिसीजन लूंगा। तो फ्रीडम ऑफ थॉट आई, सोचने का तरीका बदला। सोचने के तरीके बदलने के पीछे एक कारण और था, क्या कि आपने देखा कि हमने रेनेसेंस में क्या पॉइंट आउट किया था कि प्रिंटिंग प्रेस जो थी वो शुरू कर दी थी गुटेनबर्ग ने जर्मनी में, राइट। तो वो चीजें जो थी वो किसमें ज्यादा फ्लो हो रही थी? वर्नाक्युलर लैंग्वेजेस में। तो लोगों को सच्चाई का पता पड़ने लग गया। पढ़ना लिखना जब कॉमन मैन को आने लग गया तो रैशनल सोच अपने आप ही बन जाती है। तो ये चीज हो रहा गई। तो इन सारी चीजों ने मिलकर के एक बैकग्राउंड तैयार किया रिफॉर्मेशन। किसका रिफॉर्म करना था? इसमें रिलीजियस प्रैक्टिसेस को रिफॉर्म में लाना था, चेंज करना था रिलीजियस जो भी एक्टिविटीज थी उनको। अब देखो क्या क्या चीजें और प्रॉब्लम कर रही थी, चर्च को क्यों काउंटर किया गया। उसमें देखो, नंबर 1, इश्यू ऑफ इंडल्जेंस। एक ऐसा डॉक्यूमेंट रिलीज किया गया चर्च के द्वारा कि उस डॉक्यूमेंट को खरीद करके उस पर अपनी कोई भी कमियां लिख करके, जो भी आपने पाप किए हैं पास्ट में, वो पापों के बारे में लिख दो, सिंस के बारे में, और उस चर्च में वापस सबमिट कर दो तो आपके पाप माफ हो जाएंगे। अब वो इश्यू ऑफ इंटेलिजेंस था ना, बहुत महंगा बेचता था चर्च। इसका मतलब जो पैसे वाला है वो तो पाप से जल्दी धुल जाता। इसलिए इससे नाराज हो गए लोग कि बोले ये क्या मतलब हुआ, आपके पास में क्या एविडेंस है कि हाँ भाई पैसे वाला अगर पैसे दे देगा तो उसके पाप पूरे धुल गए, और गरीब है तो इसका मतलब वो पाप धो ही नहीं सकेगा। आपने चैलेंज सीधा किया गया इस चीज को। इसके अलावा चर्च के पास में इतनी वेल्थ हो चुकी थी, भाई टैक्स ही चर्च लगा देते। मतलब किंग कोई टैक्स लगाता उसके पहले चर्च बोल देता कि भाई जितना टैक्स तू लगा रहा है उसका आधा % हमारा है। इस तरीके के अगर वो डिक्लेरेशन देते तो चर्च की वेल्थ बढ़ गई। एक्सेसिव प्रॉपर्टीज को सीज करना शुरू कर दिया। किसी ने कोई अगर क्राइम कर दिया ना गलती से भी और मुद्दा चर्च में पहुंच गया तो उसकी प्रॉपर्टी को कॉन्फिस्केट कर लेते थे, भाई चर्च की हो गई ये जमीन अब से, और उस जमीन का फायदा उठाते थे वहां पर जो पोप्स थे वो। इसके अलावा टू फोल्ड सॉवरेनिटी, जिसमें एक तो चर्च है और एक एडमिनिस्ट्रेशन। भाई सीधी सी बात है, चर्च जो था वो रिलीजियस एक्टिविटीज में तो था ही, बाकी एडमिनिस्ट्रेशन में भी अड़ंगे लगाता था, जो मैंने आपको प्रीवियसली बता दिया कि भाई जहां पर धर्म का इन्वॉल्वमेंट राज में होने लग जाए तो फिर धर्म के नाम पर किंग को डरा डरा करके अपने हिसाब से रूल करवाते थे वो। तभी तो वेस्टर्न आइडिया में जो सेक्युलरिज्म का आइडिया है वो क्या कहता है, रिलीजन और स्टेट के बीच में वाटर टाइट सेपरेशन होना चाहिए, एक दूसरे का कोई लेन देन ही नहीं है, ये यहीं से आया था। तो ऐसे में ये जो सारी चीजें थी ना, करतूतें थी चर्च की, और इन करतूतों की वजह से लोग नाराज हुए थे कि बोला अब तो हमें चेंज करना पड़ेगा। और वो चेंजेस क्या थे, किस बेस पर थे, साइंटिफिक बेसिस पे, जो हमने रेनेसेंस में देखा था कि अब तो लॉजिक्स पे चलेगी जिंदगी, आंख मूंद के चर्च को फॉलो नहीं करेंगे। और यही प्रोसेस क्या था, रिफॉर्मेशन। अब बात ऐसी है कि चर्च में क्या क्या चेंजेस आए वो हम देखें।
तो देखा जाए मतलब क्या क्या चीजों की डिमांड की गई या फिर क्या कारण थे जिसकी वजह से रिफॉर्मेशन मूवमेंट स्टार्ट हुआ, तो समरी तो हमने यहां पर देख ली। ओके, कारण क्या थे वो हमने ऊपर देख लिए। एक तो कारण क्या था, लोगों की अवेयरनेस, किस किस फील्ड में अवेयरनेस थी वो यहां देखी। एक कारण थे चर्च की कमियां, जो ऊपर हमने देख ली, क्या क्या कमियां थी वो देख ली। तो समरी हमारी यहीं कंप्लीट हो गई। बस अब थोड़ा डिटेल में देखते हैं। देखो, साइंटिफिक आइडियाज का एक तो पेनिट्रेट करना, सीधी सी बात है। अब दुनिया और भगवान के बीच में चर्च का जो लेन देन थी ना, उस पर सीधा सवाल आने लग गया कि एक बताओ पादरी साहब, आपके पास में ऐसी कौन सी चीज है जिसकी चलते आप ही केवल भगवान से बात कर सकते हो, हम नहीं कर सकते क्या बात? ऐसे सवाल आने लग गए। आपने देखा कि कोपरनिकस ने अपनी तरफ से आइडिया दिया कि अर्थ जो है वो सन के चारों तरफ एलिप्टिकल लूप में रोटेट करती रहती है, रिवॉल्व करती है। और ये चीज फिर केपलर ने भी अपनी तरफ से प्रोपाउंड कर दी कि बिल्कुल फैक्ट है। गैलीलियो ने भी बोल दी। जब इतनी बातें तीन जने, जिनको आप बहुत बुरे तरीके से एट्रोसिटीज कर रहे हो जिन लोगों पे, वो लोग बोल रहे हैं, तो ज्यादा भी नहीं तो 1000 लोगों ने सुना तो 5 जनों ने तो गौर किया ही होगा ना। और जब 5 लोगों ने भी वही बात बोली जो वो 3 जने बोल रहे थे, ऐसे मल्टीप्लाइंग फैक्टर बनता चला गया। तो साइंस ने जैसे जैसे प्रोग्रेस की ना, तो चर्च की वहीं पर डिग्निटी पे क्वेश्चन राइज होने शुरू हो गए थे। ठीक है, इसके अलावा फिर कंपास का इन्वेंशन हो गया था। यूरोपियन दूसरे जो नॉन क्रिश्चियन कल्चर्स थी, जैसे मैंने बताया आपको, इंडियन, चाइनीज, ठीक है, और दूर दूर की कल्चर से जब कांटेक्ट में आए तो पता पड़ा कि भाई हमारे से तो बहुत ज्यादा प्रोग्रेसिव जिंदगी जी रहे हैं। अरे भाई, ये वो टाइम है, जैसे मैंने अभी बताया, विजयनगर एम्पायर जिस टाइम पे फ्लोरिश कर रही थी, ये वो टाइम है। और विजयनगर एम्पायर वर्ल्ड की उस टाइम की टॉप एम्पायर्स में से एक थी वो। वहां पर अब्दुल रजाक और ये आते हैं, घूम फिर के जाते हैं, फिर देखते हैं अरे यार यहां पे क्या चल रहा है, यहां तो बिल्कुल ही मामला ही बिल्कुल उल्टा है। तब समझ में आई, बोला हमें पागल बनाते हैं हमारे ये जो क्रिश्चियन, ये जो कैथोलिक पॉप्स हैं, ये रिलीजन को और इन चीजों को फिर बाद में एक्सपोज किया। कुल मिला के साइंस ने बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया था जो भी धार्मिक तरीकों में कमियां थी उनको एक्सपोज करने में। इसके अलावा एजुकेशन, देखो जिस तरीके से हमने देखा कि रेनेसेंस के टाइम पर लोकल लैंग्वेजेस में लोगों को एजुकेट किया गया, तो जब एजुकेशन में देखा तो उन्होंने रिलीजियस टेक्स्ट भी पढ़े, तो नॉन रिलीजियस एजुकेशन भी उनको पढ़ने को मिली। तो पता पड़ा कि वाकई में धर्म का नाम लेकर के कितने बड़े हमारे ऊपर अत्याचार किए जा रहे हैं। तो लोग पढ़े लिखे क्या वो झेलेंगे? बिल्कुल भी नहीं। प्रिंटिंग प्रेस ने तो एक रेवोल्यूशन कर दिया था कि जो एक बंदा एक बुक 10 दिन में कॉपी करता या 15 दिन में कॉपी करता, आज 1 घंटे में, मतलब उस टाइम की बात कर रहा हूं जब प्रिंटिंग प्रेस आ गई थी, तब 1 घंटे में कई कॉपीज बुक्स की प्रोड्यूस हो चुकी थी। तो ऐसे में रिलीजियस और नॉन रिलीजियस एजुकेशन जबरदस्त फैली। जर्मनी में जर्मन लैंग्वेज में, फ्रांस में फ्रेंच लैंग्वेज में, इंग्लैंड में इंग्लिश लैंग्वेज में, इटली में इटालियन लैंग्वेज में, इन सारी लैंग्वेजेस में उनको पढ़ने लिखने का मौका मिला। तो उनको सवाल जवाब करने का पूरा हक हो गया। और पढ़े लिखे लोग तो सवाल करेंगे भैया, कोई नहीं बच सकता उनसे। तो ऐसी परिस्थितियों में एजुकेशन ने भी बड़ा गजब का काम किया था रिफॉर्मेशन को इंट्रोड्यूस करने में। इसके आगे फिर इकोनॉमिक चेंज, लोगों के पास पैसा आ गया था। इतने दिन तक तो क्या था, केवल चर्च ही केवल अपने हाथ में पैसा रखता था। कुछ भी काम हो, खेती से लेकर के बड़े से बड़ा काम, छोटे से छोटा काम, हर चीज में क्या चलता था, चर्च की डोमिनेंस। पर अब क्या था, इंटरनेशनल ट्रेड थोड़ा सा राइज हो गया था, पैसा आ गया था लोगों के पास में। और जब पैसा आया ना, तो उन्होंने अपने हिसाब से नई नई चीजों के लिए अपनी तरफ से अपॉर्चुनिटीज क्रिएट की। अरे रिसर्च करो, साइंटिफिक लॉजिक्स ढूंढ के लेकर के आओ, कैसे हम प्रोग्रेस कर सकते हैं, कैसे आगे काम होगा। तो इन सारी चीजों को मिलाकर के कॉमर्शियल प्रोग्रेस रजिस्टर हुई यूरोप में, जिसके चलते अब लोगों ने अच्छे से समझ लिया कि वेल्थ तो कोई भी कमा सकता है। चर्च तो इतने दिन पागल बना करके पैसे कमा रहा था, कभी टैक्स के नाम पे, कभी ये बोल दिया कि कॉन्फिस्केट की जाएगी, जब्त की जाएगी आपकी प्रॉपर्टी को, ये कह के बोले ये तो पागल बना रहा था हमें। अब देखो जो नई रिच क्लास निकल के आ रही थी ना, उसने कह दिया कि अब ढंग की जिंदगी हम जी रहे हैं तो सबको अधिकार है। तो इस तरीके से क्रिश्चियनिटी में जो अभी तक लग्जरी लाइफ जीने का अधिकार सिर्फ जो चर्च और चर्च के लोगों का था, अब वो अधिकार लोग भी एस्पायर करने लग गए कि भाई हम भी जी सकते हैं फिर ऐसी जिंदगी। तो आपके ऊपर ही कोई वो थोड़े ना भगवान का वरदान कि आप ही करोगे। ठीक है, 3 कारण। चौथा कारण,
डीमेरिट्स ऑफ चर्च, चर्च की कमियां अभी हमने देख ली। इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंटेलिजेंस दे दिया, जबरदस्त करप्शन था, अपनी मनमानी किया करते थे, प्रॉपर्टीज को ज्यादा एक्सपेंड करते जाते थे, लग्जरी जिंदगी जीते थे। जबकि देखा जाए तो रिलीजियस लीडर्स का जो काम होता है वो तो एक तरीके से बैलेंस बनाने का काम होता है, स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड था। पर ये तो योगी नहीं भोगी थे जो चर्च में काम करने वाले थे, और लगातार अपना पावर एक्सपेंड करते चले गए लोगों पे, इवन किंग्स पे भी अपनी पावर एक्सरसाइज करते थे। तो राजा और जनता दोनों नाराज थी चर्च से, इसीलिए ये रिफॉर्म्स आए। तो चर्च की खुद की कमियां भी बहुत बड़ा कारण थी ये जो रिफॉर्मेशन का मूवमेंट स्टार्ट हुआ उसके पीछे। ठीक है, इसके आगे देखो, रोमन कैथोलिक चर्च जो था वो सैक्रेमेंटल सिस्टम पे चलता था। कैसे? कि भाई जो भी काम पवित्रता से संबंधित होंगे वो केवल चर्च करेगा। अब सवाल यह था कि पवित्रता के लिए क्या एक मीडिएटर की जरूरत है? और इस चीज को फिर सीधा चैलेंज कर दिया कि भाई अगर बाइबल को पढ़ने से ही अगर हमें ज्ञान हो सकता है और भगवान से हम समझ सकते हैं कि भगवान का क्या मैसेज है, तो बाइबल का जब ट्रांसलेशन लोकल लैंग्वेजेस में हो गया तो अब चर्च की जरूरत कहां थी भाई? चर्च तो केवल तभी तक थे जब तक लोगों को पढ़ना लिखना नहीं आता था। अब तो सबको पढ़ना लिखना आता है, अपने हिसाब से पढ़ लिख करके इंटरप्रीट कर लेंगे। इसका मतलब इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच आ गई थी। भाई सीधी सी बात है, मैंने गीता पढ़ी, आपने गीता पढ़ी, किसी और ने गीता पढ़ी, या मैंने कुरान पढ़ी, किसी और ने कुरान पढ़ी, किसी और ने कुरान पढ़ी, सबका अपना अपना आइडिया अपने हिसाब से डेवलप होगा कि नहीं? अब मुझे पढ़ना ही नहीं आता है तो मुझे तो जो बताएगा मैं तो वो मानूंगा। तो यहां पर रिफॉर्मेशन जब प्रोसेस स्टार्ट हुआ था उस टाइम पर लोगों ने पढ़ना शुरू कर दिया और सीधा सीधा ये कह दिया कि जी गॉड जो है ना वो सिनर को माफ करेगा, सिंस को माफ करेगा, मतलब जो क्रिमिनल है वो या फिर जो क्राइम्स हैं उनको ठीक करेगा। तो बोला क्रिस्ट का या फिर इस जो ये चर्चेस के जो पोप्स है ना इनका कोई रोल नहीं है उसमें। बोला मैं मेरी मोक्ष को खुद प्राप्त कर लूंगा क्योंकि अब मेरे पास में पढ़ने लिखने की क्षमता आ गई। रिफॉर्मेशन टारगेट सीधा चर्च, सीधा रिलीजियस एक्टिविटीज। तो ऐसे में बहुत सारे ऐसे एक्टिविटीज हुई जिनके चलते सीधा चैलेंज किया गया। और चर्च में करप्शन पूछो मत, जबरदस्त करप्शन था, खुद के पॉकेट भरने में लगे हुए थे, लोगों को एक्सप्लॉइट किया करते थे, टैक्स इंपोज किया करते थे। जबकि एक धर्म संबंधित संस्थान का क्या काम जी टैक्स लगाने का, पर लगाते थे और लोग देते भी थे टैक्स क्योंकि पढ़े लिखे नहीं थे या जानते नहीं थे। क्यों? लैटिन लैंग्वेज में ज्यादा पढ़ाई लिखाई होती थी जो कि आम आदमी को समझ में नहीं आती थी। आम आदमी की तो लैंग्वेज क्या थी? इंग्लिश, जर्मन, फ्रेंच, इटालियन, ये लैंग्वेजेस थी, काम चलता था सारा लैटिन में। ठीक है, तो वो चीजें हो गई। अब यहां पे सीधा चैलेंज होगा कि नहीं? इसके अलावा जो पैसे वाले जो लोग धीरे धीरे बन रहे थे, ट्रेड मर्केंडाइज के बेसिस पे जो ट्रेड किया करते थे इंटरनेशनल, उन्होंने चर्च पे सीधा चैलेंज कर दिया। बोले चर्च को पैसे की क्या जरूरत है, वो तो धर्म का काम कर रहा है ना, मतलब ही नहीं है। और चर्च के पास में पैसा है वो अनप्रोडक्टिव है। इसका मतलब चर्च ने मान लो किसी की जमीन हड़पी और अपने पास में जमीन रख ली, तो क्या प्रोडक्टिव काम कर रहा है? वो जमीन केवल पड़ी है। इसकी बजाय किसी को दो ना जमीन, फिर देखो वो कितना यूज करेगा उस जमीन का प्रोडक्टिविटी पॉइंट ऑफ व्यू से। तो बोले ये अनप्रोडक्टिव कैपिटलिज्म है, ये ठीक नहीं है। इसकी बजाय जो लोग एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो लोग मेहनती हैं, जो कुछ नया करना चाहते हैं, जिनके पास में कुछ आइडियाज हैं, उनको दो ये जमीनें, फिर देखो चर्च की जमीन क्या, लोगों की वेल्थ अपने आप बढ़ेगी। तो इस तरीके से चर्च को सीधा चैलेंज का सामना करना पड़ा बहुत सारे एस्पेक्ट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो। इसके अलावा अगर देखें तो नेक्स्ट हमारे सामने आता है, 1 सेकेंड, यस, पॉलिटिकल कॉजेज। पॉलिटिकल कॉजेज में तो सीधा सा देखो, राजा के ऊपर बड़ा दबाव बनाया जाता था। मतलब ये देखो कि कोई भी कानून बनता था ना, किंग अगर कोई भी कानून बनाता तो चर्च में जाकर के पादरी से तो परमिशन लेनी ही थी, पॉप से तो परमिशन लेनी ही थी कि हाँ जी हम ये करना चाहते हैं, तो ये करना चाहते हो तो भाई साहब इसका वो लगेगा पैसा। क्यों? केवल भगवान से परमिशन लेनी पड़ेगी, गॉड से परमिशन लेनी पड़ेगी, और गॉड से परमिशन नहीं ली तो आपका ये लॉ ही फेल हो जाएगा। ऐसे कह करके ब्लैकमेल किया करते थे किंग्स को। तो किंग भी बहुत नाराज थे, किंग भी चाहते थे कि हमारे ऊपर कोई रूल कर रहा है। तो ऐसे में किंग्स ने क्या किया कि खुद को एब्सोल्यूट सॉवरन बनाने की कोशिश की, और उसी का रिजल्ट था कि जो भी रिफॉर्मेशन प्रोसेस थे ना उनमें
हम देखेंगे कई किंग्स ने अपनी तरफ से सपोर्ट किया कि हाँ ये काम ऐसे होना चाहिए, ये काम ऐसे होना चाहिए। उन्होंने कहीं पर भी ऐसा नहीं सोचा कि अरे यार नहीं करना हमें, या फिर चर्च नाराज हो जाएगा, नहीं, क्योंकि वो भी इस चंगुल से छूटना चाहते थे, है ना। तो ये चीज भी अपने आप में बहुत बड़ा पॉइंट बन के आई थी कि पॉलिटिकल कॉज, किंग्स भी अपने आप को सोवरेन बनाना चाहते थे। अब सवाल यह आता है कि ये तो चलो बहुत सारे फैक्टर्स थे, इमीडिएट कॉज क्या था रिफॉर्मेशन मूवमेंट के स्टार्ट होने का? तो वो कॉज यहां पर है, ये देखो होता क्या है कि चर्च जो थे उन्होंने बहुत ज्यादा पैसा कमाने की ठान ली थी। भाई सीधी सी बात, होड़ लग गई थी लोगों को लूटने की। तो इन्होंने बहुत ही गलत इम्प्रॉपर मैनर में काम करने की शुरू कर दिया कि कैसे भी करके पैसा आना चाहिए, एनी हाउ मनी आनी चाहिए अपने पास में। तो इसके लिए क्या था? लेटर ऑफ एब्सोल्यूशन, जिसको मैंने बोला था लेटर ऑफ इंटेलिजेंस। ये जर्मनी में लॉन्च किया जाता है एक प्रीस्ट के द्वारा जिसका नाम था टेटजेल। ध्यान से समझ लेना, ठीक है। प्रीस्ट जिसका नाम था टेटजेल, जर्मनी में वो पॉप था। और वो किससे एसोसिएटेड पॉप थे? कैथोलिक चर्च से एसोसिएटेड पॉप। बंदे ने क्या बोला उस जॉन टेटजेल ने, 1517 की बात है, कि एक काम करो, मैं ये लेटर ऑफ इंटेलिजेंस इशू कर रहा हूं, ये आप खरीद लो, और इसको खरीदने के बाद में आपको पैसा देना पड़ेगा चर्च को, और उससे फिर आपके जितने भी पाप पुराने वो सारे धुल जाएंगे। इस चीज को ऑब्जेक्ट कर दिया मार्टिन लूथर ने। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लीडर है रिफॉर्मेशन प्रोसेस में, और आरएएस मेंस में इस पे क्वेश्चन डेफिनेटली बनता है। मार्टिन लूथर ने अपोज किया और अपनी तरफ से एक डॉक्यूमेंट रिलीज किया जिसमें 95 स्टेटमेंट्स थे। और वो 95 स्टेटमेंट्स क्या थे कि कैसे तो हम चर्च में रिफॉर्म्स ला सकते हैं, और कहां कहां पर चर्च को आप मानो ही मत, अपने हिसाब से काम करो। तो उस 95 स्टेटमेंट्स के डॉक्यूमेंट को क्या बोला गया? 95 थीसिस। सीधा क्वेश्चन आता है इस पे, ठीक है। इसमें सीधा पोप के कही हुई बात, कौन सी? लेटर ऑफ इंटेलिजेंस या लेटर ऑफ एब्सोल्यूशन, इसको सीधा चैलेंज किया। बोले ये ऐसा कैसा क्या डॉक्यूमेंट है, तुम्हारे पास में क्या ठेका लिया हुआ है कि तुम भगवान से किसी के पाप माफ करवा दोगे? और जिसके पास पैसा है वो तो जल्दी से पैसा दे करके आपसे पाप माफ करवा लेगा, गरीब का पाप माफ ही नहीं हो सकता। तो सीधा चैलेंज कर दिया लूथर ने। और लूथर ने क्या बोला कि पैसे से आप साल्वेशन या मोक्ष की प्राप्ति नहीं कर सकते। अगर मोक्ष चाहिए है ना, अपने खुद के दम पर लो। वो कैसे? बाइबल पढ़ो, गॉड के बारे में खुद अंडरस्टैंड करो, भगवान के मैसेजेस को समझो। ये सारे, यहां पर गॉड का मतलब है जीसस क्राइस्ट, ओके, थोड़ा सा ये समझना। तो ऐसे में उन्होंने एब्सोल्यूशन थ्रू फेथ को चैलेंज किया। आई मीन सीधा मतलब अपना आइडिया दिया, ठीक है, कि आप बुक्स पढ़ो, अपने खुद के आइडियाज डेवलप करो, खुद का विश्वास डेवलप करो पढ़ लिख करके, फिर उससे आपको थोड़ा फायदा होगा, ना कि लेटर ऑफ एब्सोल्यूशन या लेटर ऑफ इंटेलिजेंस को खरीदने से आपका काम होगा। तो इस तरीके से सीधा मार्टिन लूथर ने चैलेंज किया लेटर ऑफ इंटेलिजेंस को। बोला भगवान का नाम लेकर के आप लोगों को लूटते हो। तो ये एक अपने आप में बहुत बड़ा इवेंट था जिसकी वजह से रिफॉर्मेशन प्रोसेस जो था वो स्टार्ट हो गया यूरोप में, ठीक है। अब इसके बाद में हम देखेंगे कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट रिलीजियस रिफॉर्मर्स थे जिन्होंने रिलीजियस रिफॉर्म्स को इंट्रोड्यूस करने में अपनी तरफ से रोल प्ले किया, ठीक है। वो अभी हम कल देखेंगे, ठीक है। अभी इस क्लास को यहीं टर्मिनेट करेंगे, रिफॉर्मेशन का सेकंड पार्ट है वो कल डिस्कस करेंगे, ओके। थैंक यू।